हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़पेपर के देखते हैं हम। देखते हैं हम अभी जो मार्च मंथ से हम ट्राई करेंगे कि पूरा जो इश्यूज है हम एक ही पेज पर लाए और उसी को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। मतलब ये हर बार मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। शॉर्ट में खत्म हो जाएगा। और आपको एक आइडिया लग गया रहेगा। अभी 3-4 महीने से हम कर रहे हैं, मतलब अक्टूबर से स्टार्ट किया था हमने। तो उससे हम तुम्हें आइडिया लग गया रहेगा कि कैसे क्या करना है। तो हम अभी क्या करेंगे हम। अभी सीधा मैं न्यूज़ ही बताऊंगा हेडलाइन क्या थी, और उसके बाद में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोज कॉन्स जो भी रहेगा। चलिए फिर 27 फरवरी से स्टार्ट करते हैं। 28 के बाद सीधा 1 मार्च आएगा, पता है महाकुंभ हो गया था तब तक। 27 फरवरी की बात कर रहे हैं हम अभी। तो यू ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं अभी। चलो ठीक है, अभी हम सीधा मेन पेज पर आते हैं। आई गेस 2 दिन ही हमारा ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन वाला चलेगा सीरीज। उसके बाद हम सीधा मुद्दे पर आएंगे। ठीक है, क्वालिटी ऑफ टीचिंग ये देखना पड़ेगा। 3 लैंग्वेज फार्मूला। 3 लैंग्वेज मतलब क्या है? किसी को आइडिया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, वैसे इसमें बताया रहेगा। अगर आप अभी देख रहे रहेंगे तो सीधा कमेंट सेक्शन में बताना कि 3 लैंग्वेज फार्मूला होता क्या है। अगर कुछ आइडिया नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम देखेंगे आर्टिकल। Climate of hostility in the face of US veto, IPCC can draw inspiration from its seminal work during Trump's first presidency despite constraints। ठीक है, देखते हैं। अभी यूएसए तो निकल के जाने वाला है ऐसे दिख रहा है वो। पर अभी देखते क्या होता है। दुबई टू मालवन पासर बाय ओवर हेयर्स अ टीन पोस्ट मैच रिमार्क हिज फैमिली इज अरेस्टेड शॉप। क्राइम वाली नहीं, सिक्योरिंग द न्यू ऑयल। इंडिया मस्ट ओपन एक्सप्लोरेशन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, देखना पड़ेगा ये। एनर्जी की बात कर रहे हैं। एनर्जी कौन से सेक्शन कौन से पेपर में आता है मुझे बताना। पेपर 1। ऑप्शन ले लो 2, 3, 4। किस में आता है एनर्जी सेक्शन? या पर जो सिलेबस का पॉइंट कौन से इसमें? चलो इतना बता दो, इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। अभी तो आपको आना चाहिए। डियर मिस्टर मस्क, इन द स्पिरिट ऑफ अकाउंटेबिलिटी यू डिमांड फ्रॉम यूएस फेडरल एम्प्लॉइज हियर आर 5 थिंग्स एंड यू नहीं, यूएस का छोड़ दीजिए। पावर ऑफ न्यू न्यूक्लियर इंडिया प्रोजेक्ट टू एनहांस द यूज ऑफ न्यूक्लियर वाज लॉन्ग। ठीक है, अच्छा, चार्ज ऑफ द राइट ब्रिगेड। लिबरल इंटरनेशनल ऑर्डर में बी फेसिंग irreversible structural decline but there may not be an enduring global alliance of the right। राइट लेफ्ट। पॉलिटिकल न्यूज नहीं। हिस्ट्री आइडेंटिटी सांबर, व्हेन इट कम्स टू फूड देयर इज नो सच थिंग एज ओरिजिन स्टोरी। ठीक है। डोसा इडली सांबर याद है। रील देखते रहेगा तो पता चलेगा। घड़ियाल्स इंपॉर्टेंट, घड़ियाल दिख गया खत्म, देखना पड़ेगा घड़ियाल्स क्या है, उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, कैसे कंजर्वेशन एफर्ट्स ले रहे हैं हम, कब से स्टार्ट किया है। काफी इंपॉर्टेंट है। घड़ियाल्स के ऊपर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये। और कहा जाता है ज्यादातर पाए जाते हैं चंबल। चंबल घड़ियाल सेंचुरी में, जो कि है चंबल रिवर में। डिलिमिटेशन एंड द साउथ। डिलिमिटेशन क्या था? तो देखो, थोड़ा इधर दिया है कि हिस्ट्री पता नहीं। अच्छा हाँ, दिया है वाई डिलिमिटेशन। चलो ठीक है, मैं ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। व्हाट टू नो अबाउट नासाज न्यू स्पेस टेलीस्कोप। चलो ये भी देखते हैं। साइंस एंड टेक में न्यूअर इन्वेंशंस वगैरह में आता है। इवन प्रीलिम्स में भी आने के चांसेस ज़्यादा है। देखो, न्यूज़पेपर का काम आपको अवेयर करना रहता है, आपको ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं रहती है अभी। डेली न्यूज़पेपर में आप कितना क्या क्या रटोगे। ठीक है। एक्सप्लेन राइट ऐप स्विच टू सब्सक्रिप्शन मॉडल अमिड कॉन्फ्लिक्टिंग रूलिंग्स ऑन जीएसटी लायबिलिटी। चलो ठीक है। तो स्टार्ट हम करेंगे नासा के न्यू टेलीस्कोप से। नासा क्या करेंगे? जंक फूड कैन अल्टर ब्रेन एक्टिविटी। आप जितना जंक फूड खाओगे उतना आपके ब्रेन के ऊपर असर गिरेगा। नया स्टडी आया है रिसर्चर्स ने। फिर हम घड़ियाल देखेंगे और डिलिमिटेशन देखेंगे। चलिए ठीक है। देखते हैं क्या क्या है। अब ये नया टेलीस्कोप का नाम क्या है? स्पेरेक्स। ठीक है, ये देखो। नासा विल लॉन्च अ न्यू। थोड़ा और जूम करें। काफी। ठीक है। नासा विल लॉन्च अ न्यू स्पेस टेलीस्कोप ऑन फ्राइडे ऑन 2 ईयर मिशन टू हेल्प बेटर अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स। देखो, यूनिवर्स के आपको एक थोड़ा सा खास बात बताओ, क्या आपको लगेगा कि क्या चल रहा है, इतना क्या चल रहा है। तो यूनिवर्स को बने हुए हमें 13.5 या 8 बिलियन साल हो गए। ठीक है। बिलियन साल कितने होते हैं मुझे बताना अभी। तो आपको लग रहा है कि ये कैसे समझ में आया कि हमें 13.8 बिलियन साल ही हुए हैं। इसके आजू बाजू कुछ नहीं होता? क्या 15 हो सकता था, 11 हो सकता था? तो देखो, अच्छा तुमको लाइट का कंसेप्ट पता है? जो स्पेस में जो जितना, अभी देखो यहाँ पर एक स्टार है समझ लो। ठीक है, इसकी लाइट आ रही है। समझो ये करोड़ों लाइट वर्ष। चलो मान के चलो 3-4 लाइट ईयर्स दूर है ये। ठीक है, लाइट ईयर मतलब क्या? एक। अच्छा, लाइट की स्पीड कितनी रहती है? 3 × 10⁸ रहती है। ये 1 सेकंड की बात है। वही लाइट अगर पूरे साल में कितना ट्रैवल किया है, कितना। और ये डिस्टेंस का मेजर है, टाइम का नहीं है। डिस्टेंस मेजर करेगा ये। तो लाइट ईयर जो है हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं दोनों। अभी किलोमीटर में तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि किलोमीटर में करते बैठेंगे तो बहुत जीरो बढ़ जाएंगे। तो लाइट ईयर्स हम करते हैं, मतलब लाइट को उधर जाने में साल लग रहा है। समझ रहे हो? लाइट को जाने में साल लग रहा है। अब ये जो स्टार है, मैंने बताया 3 लाइट ईयर दूर है। 3 लाइट ईयर मतलब क्या? अभी 1 लाइट ईयर कितना होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 1 लाइट ईयर मतलब क्या? 365 डेज में, डे और नाइट दोनों।
तो लाइट कितना ट्रैवल किया होगा, एक सेकंड में तो 3 × 10⁸ होता है, तो इंटू 365 कर लो, ये आता है 1 साल का लाइट ईयर होता है। वैसे समझ लो, मान के चलो कि इतने दूर ये एक स्टार था हमारे, और हम यहाँ पर है, तो उसकी जो लाइट यहाँ तक आती है, तो वो समझो फटके कुछ भी हो गया रहेगा, करोड़ों साल पहले की बात है ये फटके हो भी गया रहेगा कुछ ना कुछ, तो इसका मतलब इसको, इसकी जो लाइट है उसको आने में हमारे तरफ बहुत टाइम लगा, 3 या 4 साल लाइट ईयर्स लगे। अभी चलो ये मान के चलो, ये तो नजदीक था, समझो कोई जो स्टार है वो 300 लाइट ईयर दूर है, ठीक है, 300 लाइट ईयर दूर है, तो उसको अभी वो, उसका तो बहुत और भी बुरा हाल हो गया रहेगा, मतलब जब तक हमारे पास लाइट आ रही है। चलो और पीछे हम जाते, और एक गैलेक्सी है या फिर कोई एक स्टार है, या फिर थोड़ा सा हम और दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे, 300 के बदले 3 लाख लाइट ईयर्स देखते हैं हम अभी। अभी आप बोलोगे ये 3 लाख लाइट ईयर्स हमारे पास कैसे आया, तो एक कंसेप्ट आता है स्पेक्ट्रम का, ठीक है। जो लाइट होती है ना, तो अभी ये जो गैलेक्सीज रहेंगे या फिर स्टार्स रहेंगे ना, तो उनका कलर चेंज होते रहता है, जैसे जैसे लाइट हमारी तरफ आती है, जितना दूर रहेगा ना उसका जो लाइट है वो बहुत कम 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 होते जाता है, मतलब जो स्पेक्ट्रम है मेरे हिसाब से भी बुआ रही है, तो रेड में जितना ज्यादा जाएगा ना, आपको एक दिखा देता हूँ। तो बिग बैंग की इमेज है, नहीं नहीं, हमारा यूनिवर्स का स्टार्ट कहाँ से हुआ, उसकी भी लाइट रहेगी ना फिर। तो ये देखो, ये नहीं दिख रहा है, एक स्पेक्ट्रम रहता है, चलो मैं बता देता हूँ, ये देखो, ये देखो स्पेक्ट्रम, आपको मैं समझा देता हूँ, थोड़ा आइडिया लग जाएगा इफ पॉसिबल। अरे यार ये पीछे क्यों जा रहा है, ये देखो, अभी हम यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से, अच्छा ठीक है, जितना हम पीछे जाके देखो ये अलग अलग कलर्स में जाते जा रहा है, और यहाँ पर हुआ था ओरिजिन हमारे बिग बैंग का, मतलब जहां पर हमारा यूनिवर्स एकदम सिंगुलैरिटी पर आ गया था। सिंगुलैरिटी का मतलब क्या होता है, जहां पर ये जो सब दिख रहे हो आप, ये सब एक सिंगल डॉट में आ गया था, और उसकी जो टेम्परेचर है और प्रेशर जो रहेगा वो इन्फानाइट था, मतलब उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता था। और एक पॉइंट ऐसा आ गया कि वो ज्यादा झेल नहीं पाया और वो एकदम से फट गया, और इतना जोर से फटा, और जब ये फटा, तब इसी को बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट थी वो अभी भी ट्रैवल करते करते हमारी इधर आ रही है। तो अगर हमने ये स्पेक्ट्रम के हिसाब से हमने देखा कि भाई इधर कौन से पार्टिकल्स रहेंगे उसके हिसाब से, तो वो लाइट ईयर्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं उसको, ठीक है, अगर वो लाइट हमारे कौन से वेवलेंथ में आ रही है, ठीक है। इतना ही समझ लो कि लाइट का जो एक कलर कलर के हिसाब से हमें आइडिया लग सकता है कि भाई ये कलर में अगर ये रहा, समझो रेड कलर दिख रहा है, तो कुछ तो भी आई गेस नियरेस्ट हमने फारदेस्ट कुछ तो इधर दिया नहीं है शायद, 13.5 बिलियन ही है जब स्टार्ट हुआ था यूनिवर्स से। देखो ये अर्लीस्ट स्नैप है हमारा यूनिवर्स का बिगिनिंग का, ये ठीक है, ये हमारा यूनिवर्स का पहला बिगिनिंग है, उसकी लाइट है ये। चलो ठीक है, आइडिया लग गया रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं फिर, हम यूनिवर्स का ओरिजिन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई यूनिवर्स पहले कैसा था, क्या क्या मेजर फैक्टर्स रहे होंगे कि ये यूनिवर्स इतना ऐसा ऐसा क्यों है। तो उसी के लिए हम ये सब इतना कुछ क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से मैंने ये बताया। कलरफुल कॉस्मोस मैप वही था, फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स, ग्रोथ ऑफ ऑल गैलेक्सीज अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री, लोकेशन ऑफ वाटर वाइल्ड लाइफ। अभी देखो एक और एक बात कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ जैसे बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते रहेंगे हमारी मिल्की वे में, एक तो हमारी एक गैलेक्सी खुद की है, स्पाइरल गैलेक्सी है, देख सकते हो आप, लगा तो और सर्च कर लीजिएगा, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो हमें ये भी लोकेशन फाइंड करना है कि भाई कौन से प्लैनेट्स पे पानी है, पानी है मतलब लाइफ रहेगी, लाइफ है मतलब इंसान रहने के चांसेस रहते हैं, या फिर कोई भी स्पीसीज रह सकती है, तो उसके रिगार्डिंग में भी ये रिसर्च कर सकते रहे। अभी 3 थिंग्स है ये ऑब्जर्वेटरी के रिगार्डिंग, स्पेक्ट्रम फोटोमीटर रहता है, हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, इपॉक रिओर्गनाइजेशन, और आईसीएस एक्सप्लोरर, मतलब ये 3 4 हमारा इसका एम था। अभी कलरफुल कॉस्मोस मैप, स्पेरेक्स विल मैप द यूनिवर्स इन 2 काइंड ऑफ कॉस्मिक लाइट, ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड। ह्यूमन आई कैन सी ऑप्टिकल लाइट, बट इंफ्रारेड, देखो हमारा जो विजिबल लाइट है हम वही देख सकते हैं, अभी इंफ्रारेड में तो हम नहीं देख सकते, तो इनविजिबल रहती तो इंफ्रारेड में हम देखेंगे। अब इंफ्रारेड स्टडी करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप वगैरह वगैरह, ठीक है। बस ये याद रखना स्पेरेक्स किसका है, तो नासा का है। ये क्वेश्चन आ सकता है मैक्स मैक्स टू मैक्स, और किससे रिलेटेड है मैक्स टू मैक्स, ये आ सकता है कि वो आइडेंटिफाई करेगा वाटर और, तो लिक्विड रहेगा मेरे हिसाब से, लाइफ फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स, बायोजेनिक मॉलिक्यूल्स, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, मिल्की वे गैलेक्सी में कहाँ पर करेगा, मिल्की वे गैलेक्सी में जहाँ पर अर्थ लोकेटेड है, ठीक है। सर्च फॉर लाइफ के रिगार्डिंग रहेगा और ये अलग अलग इमेजेस करेगा, 3D पोजिशंस कर सकता है, 450 मिलियन गैलेक्सीज अक्रॉस कॉस्मिक हिस्ट्री में है। तो एक पिक्चर कर सकते हैं कि कॉस्मस कैसा रहेगा हमारा, कितना बढ़ गया है क्या है, ठीक है। तो ये था पूरा स्पेरेक्स के रिगार्डिंग, तो स्पेरेक्स तो छोड़ दीजिए, बाकी तो इंपॉर्टेंट था। अभी हम आते हैं सीधा घड़ियाल पर, चलो। घड़ियाल क्या है, घड़ियाल वो हमारा घड़ियाल नहीं है, ठीक है, घड़ियाल घड़ियाल नहीं है वो, घड़ियाल, घड़ियाल बोलते हैं, घड़ियाल।
ये देखो घड़ियाल, इसका जो स्नाउट रहता है वो छोटा रहता है, ऐसा ऐसा पट्टी जैसा रहता है एकदम ऐसा, और आगे ऐसा छोटू सा ऐसा गोल टाइप रहता है उसका, ठीक है। घड़ियाल का नाम क्या है? गैवियलिस गैंगेटिकस, ठीक है। लॉन्ग स्नाउटेड, स्नाउट बोलते हैं इसे, लॉन्ग स्नाउटेड फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है। नेम घड़ियाल है। घड़ियाल जो है वो घड़ा, घड़ा पता है, घड़ा, पॉट, वेसल, वेसल की तरह दिखता है वो। ये बल्बो स्नाउट टिप ऑफ अडल्ट मेल्स विच रिजेम्बल्स एन इन्वर्टेड पॉट। अब ये घड़ा की तरह उल्टा घड़ा अगर कर दिया हमने, अब ऐसा घड़ा रहता है ना, तो ऐसे कर दिया तो वैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम घड़ा किया, और मेजरली अडल्ट मेल्स के ऊपर दिखाया जाता है, मतलब देखा जाता है। घड़ियाल एक सैक्रेड इंडियन मैथोलॉजी में आते हैं। डिवाइन माउंट बोला जाता है गॉडेस गंगा का। और ये स्लेंडर स्नॉट स्लैंड अप विद न्यूमरस शार्प इंटरलॉकिंग टीथ आर एडेप्टेड टू ट्रैप फिश। अभी ये जो दांत दिख रहे हैं आप उसको, ये दांत एकदम इसमें मछली वगैरह ये पकड़ देते थे। 3 से 6 मीटर तक बढ़ सकते हैं, फीमेल 2.5 से 4.5 मीटर तक बढ़ सकती है। घरियाल्स मेट करते हैं विंटर में, नवंबर टू जनवरी। सैंड बैंक्स एंड आइलैंड्स आर क्रिटिकल टू द इकोलॉजी बिटवीन मार्च टू मे एज रिवर levels recede. Female gharials climb onto exposed sandbanks and islands to nest communally. Many lay their eggs in their area. Female अभी eggs lay करते ही है। Gharials play an important role in the ecosystem cleaning up, carry on the decaying flesh of dead animals. तो जो मरे हुए एनिमल्स रहते हैं तो उनको साफ करने में ये काइंड ऑफ ये काम करते हैं कि भाई साफ सफाई वाला काम करते हैं, जैसे वल्चर्स वगैरह करते रहते हैं, वैसे ये काम करते हैं रिवर में। वाई डिड द सीएम रिलीज घड़ियाल्स इन द रिवर? अभी सीएम ने क्यों रिलीज किया 10 घड़ियाल रिवर? 9 मेल है, एक फीमेल है। रिवर चंबल में किया इन्होंने रिलीज, कि उनका जो पॉपुलेशन है बड़े, ठीक है, इसके लिए तो ऑब्वियसली बड़े बढ़ना चाहिए। और ये अभी इंडिया में कितने हैं? मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ घड़ियाल से 2024 में सेंसस किया था, तो रिकॉर्डिंग 2,500 के आसपास इनके इंडिविजुअल्स पाए गए सैम चंबल सेंचुरी अलोन में, ठीक है। और ये कंजर्वेशन हम कर रहे हैं 80% घड़ियाल, घड़ियाल पॉपुलेशन और रिकवरी, ठीक है, पहले कम हुए। अभी थ्रेट क्या है? एक तो ओवर हंट किया जाता है उन पर, स्किन एग्स, इसको इनको ट्रॉफी की तरह माना जाता है, मतलब काफी महंगा जाता है इनका स्किन वगैरह। और एक प्रॉब्लम आता है, डैम कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, इरिगेशन कैनल्स खुल गए, सिल्टेशन हो रहा है, रिवर कोर्स चेंज करती रहती है, सैंड माइनिंग हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, फिशिंग भी कम, मतलब फिशिंग भी थ्रेट्स आते हैं उनको। गिल नेट्स आ गए, पर्टिकुलर किल घरियाल्स ऑफ ऑल साइजेस, तो वो भी बहुत सारे थ्रेट्स है। अभी कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो 75 से 82 तक इंडिया ने एस्टैब्लिश किए 16 कैप्टिव ब्रीडिंग रिलीज सेंटर्स, यहाँ पर 5 घरियल सेंचुरीज बनाए गए थे, और 5 रेफ्यूजीज है। नेशनल चंबल सेंचुरी है, कटारनिया घाट सेंचुरी है, चितवन नेशनल पार्क है, सोन रिवर सेंचुरी है, सतकोसिया गौरव सेंचुरी। तो इनके सबके लोकेशन आपको देखने हैं, ठीक है, ये कहाँ पर है। कंजर्वेशन एफर्ट्स की बात की जाए तो कैप्टिंग ब्रीडिंग प्रोग्राम्स किए गए हैं, और बाकी सब ठीक है, हैबिटेशन वगैरह। चलिए ठीक है। तो हम अभी देखते हैं डिलिमिटेशन। डिलिमिटेशन मतलब क्या है? अच्छा दिया है इन्होंने, लिमिट करना है। क्या लिमिट करना है? सीट्स लिमिट करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स डिलिमिटेशन आफ्टर एवरी सेंसस, बट द नंबर ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड द शेयर ऑफ ईच स्टेट हैज रिमेन्ड स्टैटिक सिंस दिस इज ऑलरेडी ऑपोजिशन फ्रॉम अदर सदर्न स्टेट्स। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है कि आप हर 10 साल में ना सीट्स को चेंज करते रहने चाहिए। मतलब अभी हर 10 साल में पॉपुलेशन चेंज होते रहेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। 10 साल में अभी समझो पहले 100 करोड़ थे, 10 साल के बाद 120 करोड़ हो गए, तो अभी 20 करोड़ का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ने वाला ना, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला कि भाई हर 10 साल में, मतलब हर सेंसस के बाद आपने डिलिमिटेशन करना चाहिए, आपको सीट्स जो है आगे बढ़ानी चाहिए। पर प्रॉब्लम क्या आ रहा था, जो साउथ के स्टेट से वो क्या बोलने लगे कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अगर ऐसे करते रहे तो जो नॉर्दर्न वाले स्टेट्स है उनका जो पॉपुलेशन है, अभी देखो आपको पता रहेगा कि जो सीट्स आते हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से सीट्स तय किए जाते हैं। अभी सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है अपना यूपी में है, तो उसके 80 सीट है। अभी इनका पॉपुलेशन सभी स्टेट्स के मामले में बहुत ज़्यादा है, तो इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वैसा देखा जाए तो बहुत ज़्यादा रहेगा। इनडायरेक्ट ऐसा मोटिवेशन होता है कि भाई आपका अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है, मतलब आपको जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो ज़्यादा मिलेगा आपको सीट्स में। तो इसके लिए क्या बोला सदर्न स्टेट्स ने, तो ऐसा नहीं चलेगा, हम 76 के बाद 76 का ही रखेंगे। और हम 25 कितना ये दिया है उन्होंने आई गेस 2026 के इलेक्शंस में, तब हम ये पूरा डिसाइड करेंगे कि क्या होना चाहिए, और इसका एक अलग क्राइटेरिया करना चाहिए। पॉपुलेशन तो एक ठीक है, पर अगर पॉपुलेशन रहा तो फिर हम बाकी स्टेट्स को भी प्रमोट करने के लिए बोलेंगे कि भाई हर घर में 2-3 बच्चे होने चाहिए, फिर वैसा प्रॉब्लम होगा। तो इसकी वजह से ये थोड़ा सा चर्चा में चल रहा है, कि ऑपोजिशन था कि भाई सदर्न स्टेट्स तो मान ही नहीं रहे थे, कैसा नहीं करेंगे। Union Home Minister Amit Shah on Wednesday said that southern states would not lose even a single seat after delimitation, addressing long-held aspirations of states such as Tamil Nadu and Kerala but losing representation parliament. अभी देखो, हर एक स्टेट्स की क्या प्रॉब्लम थी कि अगर आपके जो पॉपुलेशन अच्छे से कंट्रोल किया है, वैसा देखा जाए तो पॉपुलेशन कंट्रोल किया है इन्होंने तमिलनाडु और केरला में, तो इनका ऐसा मानना है कि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो कम हो जाएगा। तो अभी अमित शाह जी बोल रहे हैं कि भाई आपकी एक सिंगल सीट भी नहीं हम खोने देंगे। Largely due to the divergent economic trajectories of the two regions, population growth in South India has been far slower than in the North. Thus, if delimitation were to take place based on the latest population data, northern states would receive much larger number of seats in parliament compared to the South. तो वैसे बोला नॉर्दर्न को ज़्यादा सीट्स मिलेंगे सदर्न के कंपेयर में। अभी देखो करंट सीट्स की बात की जाए तो देख सकते हो आप, प्रोजेक्टेड है ये, अभी तक नहीं है, मेरे हिसाब से 80 सीट है। यूपी में 85 है 67 के सीट्स में, और 76 के सीट्स में 85 ही है। 53 का 54 हुआ बिहार में, 23 का 25 हुआ, इधर 31 का 39 रहा, 19 का 20 हुआ है।
इधर 520 थे, इधर 542 हो गए थे 76 के सीट्स की बात की जाए तो। पॉपुलेशन देख सकते हो, सीट पॉपुलेशन पर सीट रेशियो देखो, 8 लाख है, इधर 9 लाख हो गया, इधर 6 लाख था, इधर 7 लाख हो गया, इधर 8 10 8 10 8 10 8 10। ठीक है, पॉपुलेशन अपन सीट रेशियो। और अभी कितना होगा, यहाँ पर देख सकते हो, 85 53 25 20 39। इधर 85 है, इधर 53 है, इधर देखो 20 ही सीट्स है इनके पास, तो समझ सकते हो। अभी सदर्न स्टेट्स नर्वस क्यों है, तो एक तो वुमेन रिजर्वेशन बिल भी आ रहा है उसमें, बहुत सारे रीजन है। इन्होंने भी बोल दिया, तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर ने जी भी बोल दिया था कि भाई हमें अभी ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाना चाहिए। तो वो भी एक थोड़ी नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। व्हाट डज द डाटा से। अभी ये कुछ अलग क्राइटेरिया लेके आए तो ठीक है, नहीं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, फिर से 76 ही रखना पड़ेगा। नर्वस की भी आप पढ़ लेना, वही मेजर रीज़न है। बाकी तो कुछ इतना कुछ ऐसा अलग नहीं कुछ बताएंगे ये। अभी डाटा क्या बोलता है, नंबर ऑफ सीट्स ईच स्टेट गेट्स आफ्टर डिलिमिटेशन डिपेंड ऑन द बेस एवरेज पॉपुलेशन दैट लिमिटेशन कमीशन एज एंड व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूटिव अराइव एट 77 लोकसभा फॉर इंस्टेंस। Every MP in India represented 10 lakh people on average. While it is important for every constitution to have the same population, it is desirable that the population in each constitution be tightly grouped above this average. There is, however, no restriction on what this average would be. If the 10.11 lakh average were to be retained, the strength of Lok Sabha would shoot up to nearly 1400. This would be also mean that UP would end up nearly tripling the number of seats. 250 सीट्स तो यूपी के भी आएंगे अगर हम 10 लाख की क्राइटेरिया की बात की जाए। और इवन ग्रेटर रहेगा बिहार के लिए 25 सीधा 42 होगा, और तमिलनाडु के लिए शेयर इंक्रीज होगा 39 से 76, और केरला के टोटल रहेगा 20 से 36, लेस देन डबल। अभी नया पार्लियामेंट है, उसमें 888 सीट तक है। अभी उतना, अभी 1400 सीट्स तो हम नहीं कर सकते। अभी हर एक पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन भी कंसिडर, अगर पॉपुलेशन हर एक कॉन्स्टिट्यूशन का देखा जाए तो 20 लाख अगर रख दिया, तो पार्लियामेंट के पास 707 सीट्स रहेगी कंपेयर टू 543 अभी प्रेजेंट में। और अगर सदन सीट्स की बात की जाए तो वो भी डिसएडवांटेज में ही रहेंगे। अगर 15 लाख का पॉपुलेशन रखते एक एमपी के पीछे तो 950 सीट्स होगी। और तमिलनाडु और केरला सबसे मॉडेस्ट इंक्रीज टू द टैली 52 to 24, 168, मतलब कैसे भी करो सदन स्टेट्स के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है, अभी ये कुछ अलग फॉर्मूला लेके आते हैं तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल होगा। न्यू ऑयल, क्वालिटी ऑफ टीचिंग। ठीक है, न्यू ऑयल के बारे में देखते हैं हम क्या बोलते हैं ये। अभी ये बोल रहे कि हमें एक्सप्लोर करने आना चाहिए क्रिटिकल मिनरल्स का, ताकि हमारा जो इंटरेस्ट है प्रोटेक्ट हो सके। अरे ये क्या हो रहा है, बीच में आते रहते कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो ये क्या बोलते देखते हैं। थोड़ा सा हैंग होने लग गया है, ताकि सी ड्राइव फुल हो गई इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। A resolution of the Russia-Ukraine war seems imminent. The contours of the peace may depend on Volodymyr Zelensky. Final offer of American access not long ago. Americans involvement. Critical minerals कौन से आते हैं, कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट, ग्राफाइट, निकल, रेयर अर्थ मिनरल्स among others are the new oil with great influence on not just economies but over war and peace. India must take note. ठीक है, ये थोड़ा यूरोप का चल रहा है। ठीक है, इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, तो और हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। There are lessons for India. India may not be in the same league as the US and China in terms of technology and cutting edge manufacturing. It may not even feel the pressure on critical minerals because a lot of things, including batteries and components of solar and wind power. But the government, as far as to make India manufacturing of all of this, India's import dependence for critical minerals is even more than for oil. The government is actively researching for assets sourcing. However, there is no substitute for producing more domestically. Uh, ठीक है, इतना कुछ इतना खास नहीं लिखा है इन्होंने। हम टीचिंग के बारे में देखते हैं। द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, दैट्स द इशू टू बी डिबेटेड, नॉट अडॉप्शन ऑफ द थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। अभी क्वालिटी ऑफ टीचिंग बढ़ाना चाहिए, ना कि हमें थ्री लैंग्वेज फार्मूला के ऊपर डिस्कस करना चाहिए या फिर डिबेट का इशू होना चाहिए। तमिलनाडु's refusal to adopt the three language formula at the center. A two language policy has been in place in Tamil Nadu for decades, and there is no ground to say that it is going to change in anytime soon.
थ्री लैंग्वेज पॉलिसी इज नॉट न्यू एंड इट्स ओन रिकॉर्ड इज रादर चेकर्ड इवन इन स्टेट्स वेर इट हैज बीन इन प्लेस फॉर लॉन्ग टाइम। देखो प्रॉब्लम क्या आ रहा था पता है क्या, दो लैंग्वेज ही रखा था इन्होंने, इंग्लिश और उनका नेटिव लैंग्वेज। जैसे कि तमिल मान के चलिए, तमिलनाडु में चल रहा है। अभी थ्री लैंग्वेज में बोल रहे हैं कि हिंदी रहेगा, इंग्लिश रहेगा और आपका जो नेटिव लैंग्वेज रहेगा वो रहेगा। अभी हिंदी बेल्ट में तो ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा। प्राइवेट स्कूल in say UP or Punjab or Tamil Nadu, the status of third language under the Hello formula. In the post-independence history of our system of education, language has consistently remained a strangely controversial issue. One reason is that language has been perceived mainly as a medium of instruction rather than as a means to think and express oneself during childhood. Not just the word medium, but the other word in that phrase, instruction, is also interesting and loaded with history that of colonial days when education was believed to consist of instruction alone. देखो, अभी लैंग्वेज की बात की जाए तो हमारा जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के बाद से हमारा जो एजुकेशन के ऊपर है, लैंग्वेज के ऊपर जनरली बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल इशू रहा है। एक मेजर रीजन की बात की जाए तो बस इसे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ही देखा जाता है। पर ये नहीं देख रहे कि वो एक नजरिया रहता है कि आपको थिंक करना, एक्सप्रेस करना है, जब बचपन में रहते हैं आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो। अभी बस मीडियम है, पर इंस्ट्रक्शन भी बहुत, अभी आपने बस मीडियम को ही ज़्यादा ध्यान में रखा है, इंस्ट्रक्शन को दिया ही नहीं है, ऐसे इनका मानना है। द आइडिया दैट चिल्ड्रन लर्न बेटर व्हेन दे फील रिलैक्स्ड इमर्ज वेल आफ्टर द मिड 20th सेंचुरी इन एजुकेशन थ्योरी। तो देखो जब बच्चा आराम से उसको समझ में आने लगेगा या फिर उसकी जो भाषा रहेगी उसके, अभी हिंदी में आप उससे बताओगे, मतलब उसको बताओगे तो वो ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएगा, रादर देन इफ यू स्पीक इन इंग्लिश लाइक दिस इज द एजुकेशन इट इज इन्फ्लुएंस्ड एजुकेशन यूरोपियन कंट्रीज। अभी क्या समझेगा उसको, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस सिस्टम्स ऑफ एजुकेशन इन यूरोपियन कंट्रीज व्हेन सीरियस अटेम्प्ट्स वर मेड टू इंप्रूव टीचर ट्रेनिंग एंड स्कूल एंड अकोमोडेट द न्यू पर्सपेक्टिव ऑन लैंग्वेज टीचिंग इन आवर कंट्री। हाउएवर द आइडिया दैट चिल्ड्रन यूज द लैंग्वेज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड was not recognized as an important factor of educational reform. The system remained tried to the old person that teaching is essentially instruction. Impacts depend on the medium chosen for it. अभी देखो पहले क्या प्रॉब्लम था, हमने जब जब कॉलोनियल मतलब जब ब्रिटिश थे तो उन्होंने बस एज अ इंस्ट्रक्शन की तरह से उन्होंने एजुकेशन को इम्पार्ट किया था कि भाई आपको इंस्ट्रक्शन सुनने हैं, उसी की तरह इसको लेना है। इसके लिए उन्होंने इंग्लिश पूरा ये ला दी दिया हम पर कि ऐसा इंग्लिश नहीं आ रही तो आप बस अनपढ़ ही हो गए। ऐसा अभी अभी का सीनियर ऐसे ही हो गया, इतना मतलब 200 साल का हैंगओवर है तो इतनी जल्दी नहीं जाएगा वो। तो अभी ओल्ड परसेप्शन में हम जी रहे कि भाई टीचिंग जो है एसेंशियली हम एक इंस्ट्रक्शन की तरह देखते हैं ना, हम ये नहीं देखते कि उसका मीडियम क्या है वो, ठीक है। Of course, this is not the whole story of the language problem. Until quite recently, policy circles in education were actually aware of the history of this problem. After independence, language was perceived as a key factor to address for the goal of nation building, national integration. ठीक। In fact, the history of this perception goes further back. And as independence came closer, the issue became charged with contestation claims if it has to have a national language which one lived. अभी देखो जब आज़ादी हमें मिलने लग गई थी, ऑलमोस्ट कगार पर थी, तो अभी एक इशू चलने आने लग गया था कि भाई हमारा नेशनल लैंग्वेज क्या रहेगा। आपको क्या लगता है आपका नेशनल लैंग्वेज क्या है, हिंदी है? नहीं, गलत है। हमारा कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नेशनल लैंग्वेज एज अ नेशनल लैंग्वेज नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज बोल सकते हैं, इंग्लिश और हिंदी है, दोनों है, पर एज सच नेशनल लैंग्वेज तो नहीं है। ये क्वेश्चन पूरा डिबेट होने लग गया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, रिलेटेड क्वेश्चन भी आने लगे थे कि ऑफिशियल लैंग्वेज जो रहेगी इंडियन गवर्नमेंट की। Neither of the two questions proved simple or easy to resolve. There were no obvious answers, although many leaders of the freedom movement had thought there were. Their attempt to build a consensus was fraught with issues simmering within the language they had assumed to be the answer to India's quest for a language. Like any other language, Hindi had more than one variety, and the struggle within its political literary world was quite intense of it, if not better. देखो हिंदी में भी काफ़ी अलग अलग वेरिएशंस है। अभी भोजपुरी हिंदी अलग है, यूपी वाली हिंदी अलग है, राजस्थानी आई गेस, राजस्थानी तो लैंग्वेज ही है, तो ऐसे अलग अलग हिंदी है इसमें। अभी सिर्फ हिंदी रखने से भी प्रॉब्लम आने लग गया था। अभी इस पर भी डिबेट चलने लग गई कि भाई कैसे होगा, क्या होगा। अभी डिबेट्स इन द अर्ली डेज ऑफ इंडिपेंडेंस टिपिकली फोकस्ड ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, pedagogy appropriateness and egalitarian goals. For this, dominance of English medium private schools was a considerable factor, although their number was quite small at the time. अभी इसके चलते अभी ये दोनों में तो झगड़े लगने वाले हैं। हिंदी अगर रखे तो अभी इंग्लिश रखा तो कोई किसी को मतलब ज़्यादा तो प्रॉब्लम नहीं आने वाला था, इसलिए ज़्यादा तो इंग्लिश ही डोमिनेंट रख दिया था। पर पहले तो प्राइवेट स्कूल भी बहुत कम थे, फिर भी उन्होंने रख दिया कि भाई शांति बनी रहे। All sides saw language as a medium and so did policy makers and teacher trainers. This reality did not change even the political struggle over। अभी देखो जब पहले एज अ मीडियम को इंस्ट्रक्शन ही रखा था, पर उन्हें ऐसा लगा नहीं कि ऐसा कुछ इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहले के जो पॉलिसी मेकर्स थे, टीचर ट्रेनर्स थे, तो लैंग्वेज को एज अ मीडियम ही देख रहे थे, ज्यादा कुछ इतना उन्होंने सोचा भी नहीं था। और तब इतना इतना कौन फॉरवर्ड विजन रखता है कि भाई ये आगे जाके ऐसा कुछ होगा। बाय द 1980s इट हैड बिकम क्लियर दैट द वाइजेस्ट थिंग टू डू इन पॉलिटिक्स वाज टू लीव लैंग्वेज अलोन। तो अभी सबसे 1980s में आते आते इन्होंने लग गया कि भाई इसको जितना कम हाथ लगाओगे उतना अच्छा है, अगर हाथ लगाओ तो जल जाओगे। This sequence was rather tender and also it was maintained under the three language formula, an early invention that carried the approval of the Central Advisory Board of Education। तो अभी इन्होंने क्या बोला कि भाई थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला लाते हैं हम, जो कि केब ने किया है। ये केब क्या है देख सकते हो, जो मैंने बताया थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला क्या था। लेटेस्ट रिमेंबर, ठीक है, रीडिंग द आर्चिवल रिकॉर्ड ऑफ के।
देखो, अगर लैंग्वेज एजुकेशन की बात की जाए तो साइंस और मैथ्स में अभी कोई लैंग्वेज कोई देखेगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो वहां पर कोई स्टैंडर्ड्स या फिर कोई बॉदर नहीं करता है कि भाई आपने कैसे इंग्लिश में बता दिया, तो फिर ये भी हिंदी में ही करना चाहिए था, है ना, हिंदी मराठी जो भी लैंग्वेज रहेगी। अभी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्टेट्स ने इंग्लिश कंपलसरी किया है, और गवर्नमेंट स्कूल्स में भी पहले से ही स्टार्टिंग किया है कि भाई इंग्लिश कंपलसरी हो। और इसलिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग में। और चिल्ड्रन की एबिलिटी, मतलब कितना अच्छे से वो ग्रास्प कर सकता है, तो अभी बचपन से ही इंग्लिश सिखाया जाता है, तो वो जो कि अच्छी बात है। अम्म, अभी प्रॉब्लम ये आता है कि जो लो बजट प्राइवेट स्कूल्स रहते हैं, तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि भाई पूरा इंग्लिश मीडियम है, इंप्रेस करने के लिए जो गरीब बच्चे रहते हैं या फिर गरीब पेरेंट्स रहते हैं, तो उनको इंप्रेस करने के चक्कर में ये बताते हैं कि भाई फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, तो वहाँ पर इनका पूरा मतलब अभी इंग्लिश ही नहीं तो हिंदी भी खराब ही रहती है उनकी वहाँ, अगर देखा जाए तो इवन जो टीचर्स रहते हैं उनकी भी इंग्लिश इतनी खास नहीं रहती। इंडिड सेवरल अदर इंडियन लैंग्वेजेस शेयर दिस फेट इन देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स, द लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है, मतलब अभी जितना इस पर चर्चा करेंगे उतना कमी है, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है। पर लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह देखा चाहिए, लैंग्वेज इंटेलिजेंस नहीं होता है। लैंग्वेज इज नॉट इक्वल टू इंटेलिजेंस, लोगों को बहुत गलत फहमी रहती है इसमें, कि भाई आपको इंग्लिश आती है मतलब आप बहुत विद्वान हो गए। नहीं, तो कभी यूपीएससी ट्राई करना। अगर किसी को ज़्यादा इंग्लिश में भरोसा है, आ जाए इंग्लिश में सीसेट का पेपर सॉल्व करके दिखाइए, इंग्लिश समझ में आ जाएगा इंग्लिश होता क्या है। लिंक टू बीट इन पंजाब, ये क्या बात हुई भाई, क्या स्टडी है, कोलैप्स, वाह। How comments with final स्नान, गवर्नमेंट सेज 1.53 करोड़ टू हॉलीडे बिना लास्ट डे। 1.5 करोड़ लोग लास्ट के दिन में स्नान किया है। वाइस प्रेसिडेंट है ये, किरण रिजिजू। रिजिजू, रिजिजू, छोड़ो। और इसमें कुछ है क्या, लग तो नहीं रहा है। पॉलिटिकल न्यूज़ नॉट इंटरेस्टेड। चलिए फिर, ऑलमोस्ट हो ही गए, तो उम्मीद है आपको एक आइडिया लग गया रहेगा कैसे पढ़ना चाहिए क्या करना चाहिए, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले इसमें, तब तक के लिए अपने सेहत का ख्याल रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी गर्मी भी काफ़ी बढ़ गई है, तो थोड़ा हाइड्रेटेड रहिएगा। अगर आपको डाइट प्लान चाहिए तो मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं सर्टिफाइड कोच भी हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।